गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस करंट अफेयर के लेक्चर का, जहां पे सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर इस लेक्चर के अंदर हमें करनी है कुछ बातें। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे, जहां पे अपने करेंगे बातें। चलिए वन बाय वन शुरुआत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स की। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट पोलियो। पोलियो की रिगार्डिंग कुछ वहां पे करनी है बातें। हमारे आसपास की कंट्रीज के अंदर पोलियो का थोड़ा सा एक आउटब्रेक वहां पे मिला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें भी थोड़ा सा अलर्ट होने की वहां पे कुछ बातें हैं। नो डाउट इंडिया में पोलियो कब का हमने इरेडिकेट वहां पे कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ बातें वहां पे है, सो उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। देन आफ्टर फॉरेक्स रिजर्व्स, जो रिसेंटली इंडिया की $1 बिलियन को वहां पे उसने क्रॉस कर दिया है, तो वहां पे कुछ बातें हैं। इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस ITBP, जिसके ऊपर वहां पे करेंगे कुछ बातें। प्रधानमंत्री ए भीम दैट इज आयुष्मान भारत इनिशिएटिव के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। फिर चिल्ड्रंस बुकर प्राइज, जो 8 से लेके 12 साल के चिल्ड्रन के लिए वहां पे भी ओपन अप हुआ है, तो वहां पे कुछ बात। एंड द लास्ट अबाउट 2 वेसल्स जो पेट्रोलिंग के लिए हमने वहां पे लॉन्च की है, एक है अजीत और दूसरी है अपराजित। चले वन बाय वन शुरुआत करता है। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट पोलियो, और सबसे पहले देखते हैं कि कंटेक्स्ट में क्या है, क्यों ये वाली चीज जो है वो अभी रिसेंटली यहाँ पे न्यूज में है। सो दिस आर द टॉपिक्स, एंड चलिए वन बाय वन करते हैं स्टार्ट। अब देखिए कंटेक्स्ट में क्यों है, सबसे पहले तो वहां से करेंगे शुरुआत। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड ऑन हाई अलर्ट आफ्टर अ राइज इन पोलियो केसेस। कहां पे बोले, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो सिर्फ बचे हुए 2 कंट्रीज है जहां पे ये पोलियो है, दैट इज द ओनली 2 रिमेनिंग एंडेमिक कंट्रीज। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इसके केसेस वहां पे बड़े हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया जो है वो भी थोड़ा सा हाई अलर्ट पे वहां पे है। अब पोलियो क्या है एग्जैक्टली तो देखा जाए तो पोलीमेलिटीज जो है, इट्स अ हाईली इंफेक्शियस वायरल डिसीज, जो बेसिकली हमारी नर्वस सिस्टम को वहां पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, जो पैरालिसिस और कभी कभार डेथ में वहां पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम सबको बताया, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वहां पे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है इसे प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो है एक बार अगर पोलियो हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट मान के चलो वो नॉन क्यूरेबल डिसीज होता है। उसके बाद आप वहां पे कुछ कर नहीं पाते, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन उसे क्योर करना इज नॉट पॉसिबल। द डिसीज मेनली टारगेट्स द चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। और साथ साथ देखा जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो जो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स है किसी भी उम्र के, तो उनको तो अफेक्ट हो ही सकता है, लेकिन जो 5 साल के कम वाले चिल्ड्रन है वहां पे सबसे ज्यादा इसकी इफेक्ट आपको वहां पे दिखती है। एक तो ये देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब ये स्प्रेड कैसे होता है। द पोलियो वायरस स्प्रेडेड मेनली थ्रू दी फेशियल फिकल ओरल रूट। फिकल ओरल रूट का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो वाया कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, और एंड आफ्टर दैट इट मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइन। It can also spread person to person, particularly in areas with poor sanitation and hygiene. Symptoms क्या है, तो शुरुआत में वहां पे फीवर होना, फैटीग वहां पे होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, और धीरे धीरे नेक के आसपास आपको थोड़ी सी स्टिफनेस वहां पे मिलती है, और लिम्स जो है वो आपके पेन करने वहां पे शुरू हो जाता है। और देखा जाए तो 200 में से एक ऐसे इंफेक्शन बोल सकते हैं, दैट इज 1 in 200 infections leads to irreversible paralysis, often in the legs, and 5 to 10% of those paralyzed die due to immobilization of breathing muscles. तो वहां पे 5 to 10% ऐसे केसेस भी आते हैं उन पैरालिसिस वाले केसेस के अंदर, जहां पे डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, तो जैसे कि आगे बताया, देयर इज नो क्योर फॉर पोलियो, इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। पोलियो को क्योर नहीं किया जा रहा है, उसे बस आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब होने से रोक सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये डिसीज हो जाता है तो उसके बाद इट इज नॉट क्योरेबल। और उसके लिए वहां पे कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, तो 2 टाइप की वैक्सीन होती है। एक होती है ओपीवी, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, जहां पे मुंह के अंदर वहां पे ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं, माउथ के अंदर ओरली वहां पे मतलब इंजेक्ट की मतलब दी जाती है। और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन विच इज इंजेक्टेबल, जहां पे इंजेक्शन के थ्रू उसको वहां पे इंजेक्ट की जाती है।
एंड मल्टीपल डोजेस एंश्योर्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, जो पूरी जिंदगी आपके साथ वहां पे चलती है। और इरेडिकेशन की अगर बात करें तो इंडिया में लास्ट रिपोर्ट आया था 13 जनवरी 2011 में वेस्ट बंगाल में, उसके बाद कोई भी केस वहां पे है नहीं। तो बोल सकते हैं कि WHO ने भी यस 2014 के बाद हमें पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन वहां पे दे दिया है आफ्टर 3 इयर्स विदाउट एनी न्यू केसेस। तो 2011 में लास्ट केस वहां पे आया एंड दैट्स व्हाई 3 साल के लिए कोई भी केस नहीं आया। सो आफ्टर 2014 हमने उसे कंप्लीटली वहां पे पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन हमको वहां पे मिल चुका है, अचीव्ड थ्रू पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मिशन इंद्रधनुष as well as intensified mission Indradhanush supported by strong surveillance system. And that is all about this topic, that is all about polio. और नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करने से पहले, फॉरेक्स रिजर्व को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस इन गुजरात, उसकी तीनों ब्रांचेस पे दैट इज अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। यस, नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत फ्रॉम 3rd of November 2025। रिसेंटली वहां पे नई बैचेस की हुई है शुरुआत। डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ के अंदर भी नई बैचेस वहां पे शुरू की जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर महीने हम नई बैचेस को यहाँ पे लॉन्च करते हैं विथ फ्यू मोर सीट्स, क्योंकि एक साथ सारे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे एंटर नहीं होने दे रहे। उसका बस एक ही रीजन है, क्योंकि हम 1-to-1 मेंटरशिप के ऊपर फोकस करते हैं। सो ग्रेजुअली वहां पे स्टूडेंट्स जो है वो राइज होता है, ग्रेजुअली वहां पे स्टूडेंट्स जो है उनकी एंट्री वहां पे होती है। तो हर महीने हम कुछ नई सीट्स को वहां पे ओपन करते हैं एंड आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडमिशन इन पीडी गुरुकुल। सो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो उसकी ऑफर जो है दिवाली ऑफर वो अभी भी ओपन है। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस as well as up to 50% scholarship. Yes, up to 50% स्कॉलरशिप आपको वहां पे मिल सकती है। तो उसके लिए बस आपको करना है क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, you just have to fill up that form and our staff member will definitely contact you, otherwise you can directly contact on this number and get all the information regarding the new batches. You can see कि कौन से लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है, सिलेबस किस तरीके का होता है, 1-to-1 मेंटरशिप कैसे दी जाती है, एक लिमिटेड स्ट्रेंथ के क्लास के अंदर जहां पे बच्चों के ऊपर वहां पे पर्सनलाइज्ड ध्यान रखा जाए, फैकल्टी उनके ऊपर एक बोल सकते हैं कि परफेक्ट वहां पे उनको गाइडेंस दे सके, उनके ऊपर ध्यान दे सके, इसलिए बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स की बैचेस हम यहाँ पे ओपन रखते हैं। तो ताकि, क्योंकि ये लाइन ऐसी है यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जहां पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी डोंट प्रिफर दोज क्लासेस जहां पे 40, 50, 100, 150, 200 स्टूडेंट्स आते हैं। वी प्रिफर लिमिटेड बैचेस ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अगर उससे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो वहां पे नई बैचेस को लॉन्च की जाती है, लेकिन एक साथ 20 स्टूडेंट को ही वहां पे मैक्सिमम रखा जाता है ताकि क्लास के अंदर एक प्रॉपर फोकस किया जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी घबराते नहीं है क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप आराम से किसी भी फैकल्टी को वहां पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, फैकल्टी उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आफ्टर द क्लास यू कैन क्लियर ऑल द डाउट्स इफ देयर आर एनी फ्रॉम द फैकल्टीज। तो कितने कोई भी अगर आपके पास डाउट आते हैं तो आप फैकल्टीज के साथ उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर उसके बाद कोई डाउट्स रह जाते हैं, सो देयर इज 1-to-1 मेंटरशिप जो आपके ऊपर ध्यान रखेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कौन से टाइम पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे और बेटर प्रोडक्टिविटी बाहर आ सके। ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन अ सिंगल कोर्स जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। तो बस आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नीचे एक बॉक्स के अंदर आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। राइट, तो चलिए वापस अब आ जाते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर एंड दैट इज अबाउट फॉरेक्स रिजर्व। और भी एक चीज, यहाँ पे जो पीडीएफ अवेलेबल है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ विच इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती। सो जितने भी गुजराती मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग, उनको ध्यान में रखते हुए ये वाली पीडीएफ बनाई गई है।
ताकि आपको अलग से वो नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत ना पड़े, पूरी नोट्स जो है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सर्ज बाय बिलियन, crossing the billion mark for the first time, mainly due to a sharp rise in the gold reserve valued at over billion. अब the rise was driven by RBI's gold purchases. Recently RBI ने वहां पे गोल्ड भी परचेस किया और साथ साथ ग्लोबल गोल्ड प्राइस के अंदर वहां पे इंक्रीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस वहां पे बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिकली हमारी जो रिजर्व्स है वो भी, उसकी वैल्यू भी वहां पे बढ़ती जाएगी। While foreign currencies assets slightly declined by billion amid exchange rate fluctuations. और फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व एग्जैक्टली होती क्या है? फॉरेक्स रिजर्व्स आर एक्सटर्नल असेट्स हेल्ड बाय कंट्रीज सेंट्रल बैंक। देश की सेंट्रल बैंक के द्वारा वहां पे उनके अंडर में रही कुछ एक्सटर्नल असेट्स का टोटल विच इज नोन एज फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेन करेंसी, गोल्ड, एसडीआर और आरटीपी, एसडीआर और आरटीपी जो आईएमएफ के मैकेनिज्म के थ्रू आते हैं उसमें वहां पे काउंट की जाती है। दे एक्ट एज अ फाइनेंशियल बफर टू मैनेज द एक्सटर्नल शॉक्स, टू मेंटेन द करेंसी स्टेबिलिटी, और साथ साथ टू सपोर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्लिगेशंस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है? तो इंडिया में अगर देखा जाए तो आरबीआई इज द कस्टोडियन एंड वी कैन से द मैनेजर ऑफ अवर फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो जो फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जैसे कि आगे बात हुई कि हमारी जो करेंसी है दैट इज इंडियन रुपीज है, वो करेंसी फ्लक्चुएशंस के एरा के अंदर वहां पे स्टेबल रहे, that is the main aim. So we can say that monetary stability is one of the aim of this forex reserves. साथ साथ अगर हम बात करें क्राइसिस बफर की, अगर मान के चलो कहीं पे कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ जाते हैं, तो ऐसे एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी वहां पे बफर रखा जाता है। प्लस अगर आपके पास अच्छी खासी फॉरेक्स रिजर्व्स है तो इन्वेस्टर के दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होती है कि कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहने वाली है। सो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेफिक्र वहां पे रहते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है रिगार्डिंग अवर क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अवर कंट्री, कि भैया कंट्री के अंदर अगर इतनी अच्छी सी रिजर्व्स है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस पेमेंट अश्योरेंस, वहां पे सारे डेट सर्विसिंग जितने भी वहां पे एजेंसीज है उनको वहां पे एक अश्योरेंस मिलता है कि अगर इंडिया को अगर आपने कोई उधार दिया है तो वो डेफिनेटली पे ऑफ करेगा, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ रिजर्व्स जहां से पे ऑफ इजीली हो सकता है। और अगर हम उसके की फीचर्स की बात करें तो इंडिया के फॉरेक्स के अंदर कौन सी चीजें आती है, तो वो चार अलग अलग चीजों का मेनली बनता है। एक तो होती है फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरी होती है गोल्ड, तीसरा है एसडीआर, एंड द फोर्थ वन इज रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। And these reserves are valued weekly based on New York closing exchange rates as well as global gold prices. So that is all about our forex reserve. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। और क्यों अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में आया है, तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली वहां पे ग्रीटिंग्स दी है टू इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस on its 64th raising day, lauding its courage, discipline as well as humanitarian services in guarding India's Himalayan frontiers. Exactly क्या है ये इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस? एक स्पेशलाइज्ड सीएपीएफ है, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो इंडो चाइना बॉर्डर को वहां पे गार्ड करने का काम कर रही है। मतलब हमारी चाइना के साथ जो भी बॉर्डर्स है उसको वहां पे सेफ्टी और सेफगार्ड्स को इंश्योर करने के लिए जो फोर्स काम कर रही है दैट इज आईटीबीपी, इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस। और देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर्स है उसको वहां पे लोग सिक्योर रख रहे हैं, पूरा हिमालयन वाला जोन है, इसलिए उन्हें हिमवीर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1962 आफ्टर द इंडो चाइना वॉर।
जैसे इंडो चाइना वॉर वहां पे कंप्लीट हुए, तब उसके बाद हमने वहां पे एक नया कंसेप्ट हम लेके आए, दैट इज वन बॉर्डर वन फोर्स। पर्टिकुलर किसी एक कंट्री के साथ जो भी बॉर्डर्स है वहां पे कोई एक ही फोर्स होनी चाहिए, और उसके बाद इंडियन आर्मी को हमने वेरियस फोर्सेस के अंदर वहां पे डिवाइड किया, जहां पे चाइना के साथ हमारी जो बॉर्डर्स है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे चलती है ITBP। तो इंडो तिबेटियन फ्रंटियर को वहां पे मैनेज करने के लिए वाली फोर्स है। सो इट वाज इनिशियली फॉर्म्ड अंडर CRPF एक्ट, एंड उसके बाद एक नया ITBPF एक्ट बनाया गया 1992 के अंदर। उसके रूल्स बने 1994 के अंदर, और फिर इसको इंडिपेंडेंट किया गया, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस इस फोर्स को वहां पे मिला गया। और जैसे मैंने पहले भी बताया, इन 2004 हमने वन बॉर्डर वन फोर्स वाली सिस्टम वहां पे अपनाई, और ITBP को पूरा 3488 किलोमीटर लॉन्ग इंडो चाइना बॉर्डर को मैनेज करने का काम वहां पे असाइन किया गया, जिन्होंने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आसाम राइफल्स को वहां पे रिप्लेस किया। सिक्किम और अरुणाचल में पहले आसाम राइफल्स चलती थी, आज वहां पे ITBP आपको मिलेगी। उनका मोटो क्या है? दैट इज शौर्य, दृढ़ता एंड कर्मनिष्ठा। दैट इज द मोटो ऑफ ITBP। उनका मेन काम क्या है? दैट इज टू एंश्योर द बॉर्डर सिक्योरिटी, टू मेंटेन द विजिलेंस अलोंग द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, एंड एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन हिमालयाज। साथ में वहां पे माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज, रेस्क्यू एक्टिविटीज, रिलीफ ऑपरेशंस, उन सबको वहां पे कंडक्ट करना। और फंक्शनिंग्स की अगर हम बात करें तो मेन तो इनका वो है, दैट इज बॉर्डर गाइडिंग। इट सिक्योर्स द इंडो चाइना बॉर्डर फ्रॉम काराकोरम पास इन लद्दाख टू जाचेपला इन अरुणाचल प्रदेश, जहां पे 9000 से लेके 18800 फीट तक की पूरी रेंज की, मतलब जो हाइट है, वहां पे ये लोग वहां पे काम करते हैं। And that's why it is more important, and that is all about Indo-Tibetan Border Force, Border Police Force, ITBP। और उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है, दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। क्या है ये आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन? PM अभीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन was highlighted by Ministry of Health and Family Welfare for its significant progress in building pandemic-ready healthcare infrastructure across all over the India। तो देखा जाए तो आयुष्मान भारत के अंडर में हमने वाला इनिशिएटिव वहां पे शुरू किया था, जिसका मेन टारगेट क्या है? पूरे भारत के अंदर एक पेंडेमिक रेडी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वहां पे बोला हुआ है। तो वापस एक बार, ये इनिशिएटिव क्या है? इट्स अ पैन इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, जिसका मेन टारगेट होता है एक रेजिलियंट, एक एक्सेसिबल एंड सेल्फ रिलायंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को वहां पे डेवलप करना। उनका फोकस किसके ऊपर होता है? तो एक तो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस वहां पे होनी चाहिए, डिसीज के ऊपर सर्वेलेंस वहां पे रखना है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवरी फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी लेवल वहां पे प्रोवाइड करनी है। इसका लॉन्च हुआ था 2021 में, एंड बोल सकते हैं कि इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने खुद अंडर दी आयुष्मान भारत इनिशिएटिव। और इसके ऊपर ध्यान कौन रखेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पेंडेमिक्स और हेल्थ इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए वहां पे सफिशिएंट हो। साथ साथ एक बोल सकते हैं एक IT बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम को वहां पे इंटीग्रेट करना अक्रॉस नेशनल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में वहां पे कंट्रीब्यूट करना, जिससे हमें SDG 3, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को अचीव करने में वहां पे हेल्प मिले। की फीचर्स क्या है? तो टोटल 2021 से लेके 2026 तक 64,180 करोड़ रुपीस का वहां पे फाइनेंशियल आउटले, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर दोनों के कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे काम तो करने ही वाली है। एक सर्वेलेंस नेटवर्क, एक रियल टाइम IT बेस्ड नेशनल डिसीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म, जो लोकल, स्टेट और सेंट्रल लैब्स को वहां पे लिंक करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट PM भीम।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। अब क्या है ये चिल्ड्रंस बुकर प्राइज? देखिए प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में पूछने के चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू मेंस, तो बहुत ही लिमिटेड चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा उसको डिटेल में मेंस के रिगार्डिंग लेके जाने की जरूरत नहीं। सो बुकर प्राइज फाउंडेशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ चिल्ड्रंस बुकर प्राइज, एक नया ग्लोबल अवार्ड फॉर फिक्शन रीडिंग रिटन फॉर चिल्ड्रन एज 8 to 12 to debut in 2027 with a prize। तो देखा जाए तो 8 से लेके 12 साल के चिल्ड्रन ने जो भी फिक्शन वहां पे लिखा है उसको अवार्ड देने के लिए एक नया वहां पे अवार्ड लॉन्च हो चुका है, विच इज नोन एज चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। और उसके बारे में अगर डिटेल में अगर हम जाने, एक नया अवार्ड जो 8 से लेके 12 साल के चिल्ड्रन को वहां पे और प्रमोट करेगा और मोटिवेट करेगा। जो भी उन्होंने फिक्शन वहां पे लिखा है, इट कैन बी इन इंग्लिश और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, जिसके लिए उनको वहां पे ये वाली प्राइज मिल सकती है। इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम चिल्ड्रंस फिक्शन विल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द बुकर ब्रांड। पहली बार बुकर प्राइज के अंदर चिल्ड्रन के फिक्शन को यहां पे ऐड किया गया है। और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बुकर प्राइज फाउंडेशन of UK and funded by the AKO Foundation, which is a non-profit supporting arts, education as well as environment। और उसका मेन टारगेट क्या है? तो देखिए चिल्ड्रन के अंदर रीडिंग को और इंस्पायर करना, और देखा जाए तो नई जनरेशन को और नर्चर करना फॉर लाइफ लॉन्ग रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। साथ साथ टू एक्सपांड द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस बियॉन्ड दी एडल्ट फिक्शन। एडल्ट फिक्शन से ऊपर उठ के जो चिल्ड्रन वाला फिक्शन है उसको भी यहाँ पे प्रमोट करने की बात है, विच विल डेफिनेटली एनकरेज स्टोरी टेलिंग फॉर यंगर ऑडियंसेस। जो यंग ऑडियंस में स्टोरी टेलिंग को और वहां पे बेटर करेगा। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो जैसे कि आप आगे भी हमने बताया, ओपन टू फिक्शन फ्रॉम एनी कंट्री, हर एक देश के फिक्शन को यहाँ पे एंट्री है। रिटर्न फॉर द एजेस ऑफ 8 to 12, 8 से लेके 12 साल की उम्र की बच्चों के लिए जो भी वहां पे लिखा गया है, जो भी फिक्शन वहां पे लिखा जाता है, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चों के लिए जितना भी फिक्शन वहां पे लिखा जा रहा है उसको पहली बार अवार्ड देने की यहाँ पे बातें हैं। अभी तक जितना भी फिक्शन, अभी तक जितने भी अवार्ड्स यहाँ पे मिलते थे वो सारे एडल्ट के लिए थे, एडल्ट फिक्शन के लिए थे। जो 8 से लेके 12 साल की एज के बच्चों का जो फिक्शन वहां पे लिखा जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उनके ऊपर कोई भी अवार्ड था नहीं। सो दिस बुकर प्राइज इज अ न्यू ग्लोबल अवार्ड फॉर द फिक्शन रिटन फॉर चिल्ड्रन एज फ्रॉम 8 to 12 years। 8 से लेके 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो भी फिक्शन लिखा जा रहा है उसको भी यहाँ पे अवार्ड देने की बात है। और ये पहली बार ऐसा होगा कि चिल्ड्रन का जो फिक्शन वगैरह है उसको पहली बार यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। लैंग्वेजेस इंग्लिश भी चलती है, और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में हुआ है तो भी वो चलता है। प्राइज मनी वहां पे क्या रहेगी? जो नॉर्मली एडल्ट बुकर है उतनी ही प्राइज मनी रहेगी, विच इज फंडेड बाय AKO, दैट इज AKO फाउंडेशन। And then after the last topic, that is about 2 new patrolling vessels launched by Indian Coast Guard। So Indian Coast Guard ICG achieved a major milestone with the launch of two new fast patrol vessels। एक का नाम है अजीत और दूसरे का नाम है अपराजित। और कहां पे हुई है लॉन्च? एट GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। दो यहाँ पे वेसल्स की बात है, अजीत और अपराजित, जो GCL के अंदर वहां पे हुई है बिल्ट। सो बिल्ट बाय GSL, दैट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो मेक इन इंडिया के अंडर में वहां पे एक इनिशिएटिव के अंदर में वहां पे काम करता है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ 8 फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड इंडिजीनियसली फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। डायमेंशन उनका क्या है? तो लेंथ है लगभग 52 मीटर्स के आसपास, और डिस्प्लेसमेंट में है लगभग 320 टन के आसपास। एंड इट इज डिजाइंड एंड बिल्ड एंटायरली इन इंडिया, जो हमारी शिप बिल्डिंग एक्सपर्टाइज को वहां पे शोकेस कर रहा है। प्रोपल्शन सिस्टम वहां पे क्या है? तो इक्विप विथ
controllable pitch propellers, that is known as CPP, the first of their kind in this class in India, जो हमारी स्पीड, हमारी फ्यूल एफिशिएंसी, उन सबको वहां पे इंश्योर कर रहा है. डिजाइन फॉर मल्टी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी इन डाइवर्स मैरीटाइम कंडीशंस. अलग अलग मैरीटाइम कंडीशंस के अंदर अगर अलग अलग टाइप के मिशंस वहां पे करने हैं तो उसके लिए वहां पे कैपेबल है. उसके प्राइमरी मिशंस क्या रहेंगे, तो बोले एक तो कोस्टल एरिया की वहां पे पेट्रोलिंग करो, फिशरीज को प्रोटेक्ट करो, एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. ऑपरेशनल एरिया क्या है, तो बोले इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर और साथ साथ जो आइलैंड टेरिटरीज है वहां पे जाओ एंड राउंड द क्लॉक मैरीटाइम सिक्योरिटी को वहां पे अश्योर करो. So it will definitely strengthen our blue water surveillance and it will enhance the response readiness against the maritime threats. So that is all about these two new vessels, जो कि fast patrolling vessels हैं under Indian Coast Guard. एक का नाम है अजीत और दूसरे का नाम है अपराजित, जो गोवा शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड उनके द्वारा वहां पे बिल्ट हुई है, दैट इज GSM. तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहीं पे करते हैं और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.